नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज हम डेमोक्रेटाइजेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप इस लेक्चर के PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल @पढ़ो तो ऐसे से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनको टर्म्स को समझने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं इस वीडियो के बाद से और इस वीडियो में भी जितने भी टर्म्स हैं मैंने उसके हिंदी मतलब को लिख दिया है बगल में, और मैं उसको बीच में बोलते भी जाऊंगा। और इससे आपको परेशानी नहीं होगी। और जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उनके लिए तो इंग्लिश में नोट्स होते ही हैं, और मैं इंग्लिश में चीज़ों को लिखता हूँ और हिंदी में समझाता हूँ। तो इस तरह से जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम हो रहा था, ये परेशानी दूर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डेमोक्रेटाइजेशन के बारे में, अर्थात लोकतंत्रीकरण क्या होता है। सो दिस इज द सिलेबस ऑफ सेमेस्टर 4 कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स, जो कि बच्चों को पढ़ना है। हम ये चैप्टर आज डिस्कस करने वाले हैं, डेमोक्रेटाइजेशन। और बाकी सभी चैप्टर्स को मैंने डिस्कस कर दिया है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाके सभी चैप्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन पोस्ट कॉलोनियल, पोस्ट अथॉरिटेरियन एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री। अर्थात जो पहले उपनिवेश हुआ करते थे उन देशों में किस तरह से लोकतंत्रीकरण हुआ, जो पहले अथॉरिटेरियन कंट्रीज हुआ करते थे उसमें किस तरह से लोकतंत्रीकरण हुआ, और जो पहले साम्यवादी देश हुआ करते थे उसमें किस तरह से लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया हुई, हम इसके बारे में इस चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। और सभी चीज़ों को मैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस स्ट्रिक्टली फॉलो करके बताने वाला हूँ। और आपको क्वेश्चन इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आप निश्चिंत होकर इस लेक्चर को देखें, पूरी तरह से समझें, और फिर उसके बाद आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जो एरिस्टोटल हैं जिन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, उन्होंने सबसे पहले रिजीम्स को क्लासिफाई किया, अर्थात जो शासन है उसका वर्गीकरण किया। उनका मानना था कि कितने लोग शासन कर रहे हैं इसके बेसिस पे हम लोग शासन को वर्गीकृत कर सकते हैं। अगर एक व्यक्ति का शासन है और वह पूरे समाज के कल्याण के लिए हो रहा है तो हम उसे मोनार्की कहते हैं, अर्थात राजतंत्र। अगर वही एक व्यक्ति का शासन सिर्फ जो वर्ग शासन कर रहा है उसको फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा हो तो हम इसे टैरनी कहते हैं। हिंदी में कहा जाता है निरंकुश शासन। अगर कुछ लोगों का शासन हो रहा है और अगर वह पूरे समाज के कल्याण के लिए हो रहा है तो हम उसे बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी, अर्थात अभिजात वर्ग का शासन। और अगर यही कुछ लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए शासन करते हैं तो हम इसे ओलिगार्की कहते हैं, अर्थात कुलीन तंत्र का शासन। और अगर दोस्तों अगर बहुत सारे अगर लोगों का अगर शासन हो रहा है, मतलब अगर पीपल के द्वारा शासन किया जा रहा है और यह संपूर्ण जनता के लिए, पूरे समाज के लिए किया जा रहा है, उनके भलाई के लिए, तो इसे एरिस्टोटल ने पॉलिटिया कहा था। और अगर ये जो रूल बाय मेनी है, ये अगर पूरे समाज के कल्याण के लिए नहीं किया जा रहा है, जो सरकार है जो बनी जनता के द्वारा सिर्फ उसके लिए किया जा रहा है, तो हम उसे लोकतंत्र कहते हैं, डेमोक्रेसी। आप समझ सकते हैं कि जो एंशियंट ग्रीस था उसमें जो डेमोक्रेसी था वह एक निगेटिव वर्ड था, लेकिन आज जो डेमोक्रेसी है वह एक पॉजिटिव वर्ड बन चुका है। आज हर एक कंट्री अपने आप को डेमोक्रेटिक क्लेम करते हैं और हर एक समाज डेमोक्रेटिक बनना चाहता है। परंतु जब हम एरिस्टोटल के काल की बात करें तो डेमोक्रेसी जो था वह एक नकारात्मक शब्द माना जाता था। अब ये डेमोक्रेसी पॉजिटिव कैसे बना, ये हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि आपको ये नहीं पढ़ना कि किस तरह से लोकतंत्र का विकास हुआ है। लेकिन आपको ये चीज समझना चाहिए कि डेमोक्रेसी को एंशियंट टाइम में किस प्रकार से परसीव किया जाता था, देखा जाता था। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, डेमोक्रेटाइजेशन को समझने से पहले हम डेमोक्रेसी के शुद्ध अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। आज जो हम डेमोक्रेसी के मीनिंग को समझते हैं वह इसका शुद्ध अर्थ नहीं है। तो अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी शब्द को डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से डेमोक्रेसिया। और ये जो डेमोक्रेसिया शब्द है यह खुद दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है, डेमोस
और क्रेटोस। डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेटोस का मतलब होता है रूल। तो डेमोक्रेसी का मतलब हुआ रूल बाय द पीपल। अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है सेल्फ रूल अर्थात स्वशासन, अर्थात जनता खुद स्वयं पर शासन करे। डेमोक्रेसी की अवधारणा चुनाव को रिजेक्ट करती है। इसका मानना है कि शासित और शासक में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये कहता है कि क्यों चुनाव हो भाई समाज में, जो जनता है वह वोट करे और वोट करके अपने शासक वर्ग को चुने और फिर से आपका डिफरेंस हो जाए शासक और शासित में, रूलर और रूल्ड में। इसका मानना है कि देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन द रूलर एंड रूल्ड। और अगर हम मॉडल डेमोक्रेसी की बात करें, अगर हम शुद्ध डेमोक्रेसी की बात करें, अगर हम आदर्शात्मक डेमोक्रेसी की बात करें, तो ये एक आपका सेल्फ गवर्नमेंट का फॉर्म है जिसमें सभी नागरिक पार्टिसिपेट करते हैं और आपका कलेक्टिव डिसीजन लिया जाता है। कैसे वातावरण में, तो एक ऐसे वातावरण में जहां सभी नागरिक इक्वल हैं और सभी एक दूसरे के साथ डिबेट करते हैं, डिलिब्रेशन करते हैं, विवेचना करते हैं चीजों की और उसके बाद फैसले लिए जाते हैं। अर्थात दोस्तों डेमोक्रेसी बात करता है कि राज्य और समाज में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए, राज्य और समाज एक होना चाहिए। परंतु ये आदर्शात्मक लोकतंत्र को धरातल पर उतारना असंभव है आज की दुनिया में। आज का जो समाज है वह बहुत बड़ा है कुछ कुछ देशों का। अगर आप भारत की ही बात करें तो भारत के 130 करोड़ लोग अगर राज्य के स्थान ले लें और फैसला लेने लगे तो दोस्तों डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए डेमोक्रेसी के अर्थ को बदलना पड़ा और जो शुद्ध जो डेमोक्रेसी का अर्थ है हम उसके हिसाब से नहीं चलते। आज हमने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को अपना लिया है, जहां दोस्तों स्टेट और सोसाइटी में फर्क होता है। जो सोसाइटी होती है वह स्टेट के लोगों को चुनती है अर्थात गवर्नमेंट को चुनती है और इस तरह से हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं आज के समाज में। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि आज की दुनिया में देखा जाए तो लोकतंत्र को परिभाषित करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र के विभिन्न स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं पूरे विश्व में। लेकिन अगर हम एक आम परिभाषा की बात करें तो लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें जनता सरकार को चुनती है। अगर हम प्रिसाइजली यही बात को बोलें तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच हाईएस्ट अथॉरिटी रिसाइड इन द हैंड्स ऑफ पीपल। अर्थात डेमोक्रेसी बात करता है कि जो जनता है वही सोवरेन है, वही संप्रभु है और जो राज्य की संप्रभुता है वह कुछ भी नहीं बल्कि सामूहिक संप्रभुता है लोगों की। जो लोग हैं वह संप्रभु है डेमोक्रेसी में। और जब इन संप्रभु लोगों ने अपनी संप्रभुता को एक साथ मिलाकर सरकार को चुन दिया तो अब सरकार संप्रभु हो गई और यही सरकार राज्य को चला रही है। तो इस तौर से देखा जाए तो हमारा राज्य संप्रभु हो गया, हमारे देश संप्रभु हो गए। लेकिन डेमोक्रेसी में अगर हम देखें तो ये राज्य की संप्रभुता कहीं ना कहीं जनता की संप्रभुता से जुड़ी है। इसीलिए हमारे देश का प्रियम्बल में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। यूएस के प्रियम्बल में लिखा हुआ है वी द पीपल। तो दोस्तों हम ये चीज को समझ सकते हैं। अब डेमोक्रेसी का एक आम आपको डेफिनेशन तो मिल गया, लेकिन डेमोक्रेसी होने के लिए आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? तो आपका रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए, अर्थात जो गवर्नमेंट है वह जनता के द्वारा चुनी होनी चाहिए। फ्री इलेक्शंस होने चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए और जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, जो आपके व्यक्तिगत राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट होना चाहिए। अगर ये चारों चीजें अगर किसी स्टेट में देखने को मिलती है, किसी राज्य में, तो हम कहेंगे कि वह एक लोकतांत्रिक राज्य है। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डेमोक्रेटाइजेशन को समझने से पहले टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी को देखेंगे, लोकतंत्र के प्रकार को देखेंगे।
डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में दो तरह का, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी। तो हम ये तीन तरह का जो आमतौर पे जो डेमोक्रेसी की हम चर्चा करते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और लिबरल डेमोक्रेसी, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है यह प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, जो कि आपका 5th सेंचुरी बीसी में देखने को मिलता था। जो ग्रीक सिटी स्टेट्स थे जैसे कि एथेंस, वहां वहां क्या होता था कि जो आपका सामान्य हित का जो विषय होता था, उस पर सभी नागरिक एक साथ बैठकर डिबेट करते थे और उस पर साथ में मिलकर निर्णय लेते थे, कंसेंसस पे पहुंच के। लेकिन आज जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है हम कहीं भी नहीं देखते ऑन द स्टेट एंड ऑन द सेंट्रल लेवल। हाँ, लोकल लेवल्स में किसी किसी आप देश में देखिएगा तो है, जैसे कि हमारे ही देश में आप ले लो एग्जांपल, जो हम लोग का ग्राम पंचायत का लेवल है वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। लेकिन किसी भी देश के केंद्रीय स्तर के सरकार में आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं देख सकते, क्योंकि जो आज के राष्ट्र राज्य हैं उनकी जनसंख्या काफी अधिक है और इस प्रकार से डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहां फंक्शन नहीं कर सकती। हम आम तौर पर बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो स्विट्जरलैंड है वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ये बस भारतीय छात्रों में एक हवा फैला दिया गया है। आप अगर उसको अच्छे से पढ़ें स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन को और स्विट्जरलैंड को सही से देखें तो बस आपको कुछ गुण डायरेक्ट डेमोक्रेसी के वहां देखने को मिलेंगे। और टेक्निकली देखा जाए, स्विट्जरलैंड इज ऑल्सो नॉट द डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दिस इज जस्ट द मीथ अमॉन्ग द इंडियन स्टूडेंट्स who are studying the political science। तो ये था आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को देखने का प्रयास करते हैं। और अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आपका इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसमें जनता स्वयं पर शासन करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। लेकिन भाई, जनता जब एक नए क्लास को चुन ली, एक रूलर क्लास को चुन ली, एक प्रतिनिधि को चुन ली, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि फिर जनता स्वयं खुद पर शासन कर रही है? सच्चाई तो यही है कि जो प्रतिनिधि है वही उस पर शासन कर रहे हैं, और जो जनता का जो संप्रभुता था वह तो अब प्रतिनिधियों के हाथ में चला गया। अब प्रतिनिधि चाहें तो जनता के अधिकारों को भी छीन सकते हैं, क्योंकि जनता अब अगला फैसला करेगी चुनाव में। अगर जो प्रतिनिधि है उसको फिर से चुनना है कि उसको हटाना है, ये तो अगले चुनाव में देखा जाएगा। लेकिन इन समय के बीच में अगर जनता के अधिकारों को छीन लिया गया तो क्या? इसी चीज को लेकर वार्न किया था फ्रेंच फिलोसोफर जिन जैक रूसो ने। उनका कहना था कि जिस पल जनता अपने लिए प्रतिनिधि को चुन लेगी उस समय से उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। जो आपका रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है इज लाइक इलेक्टेड मोनार्की। जो आपका चुना गया राजतंत्र है और जो आपका प्रतिनिधात्मक सरकार है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगले इलेक्शन तक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के पास सोवेरेनिटी है, और जो चाहे कर सकता है वह रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, लोगों के अधिकार भी छीन सकता है। तो ये समस्या हम देख सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को आप सिर्फ अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं ड्यूरिंग द इलेक्शन, और चुनाव के बाद फिर वह कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास संप्रभुता आ जाती है इन एक चुनाव से दूसरे चुनाव के बीच के जो समय है उसमें ये निरंकुश भी हो सकते हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए लिबरल डेमोक्रेसी को कॉन्सेप्ट को लाया गया। यहाँ लोगों ने कहा कि ठीक है, इसमें भी हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को ही चुनेंगे, क्योंकि कोई चारा तो है नहीं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो अब आ नहीं सकता क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है पूरे दुनिया की और जो स्टेट्स हैं उसमें। अब लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे ये लिमिटेड गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट के साथ कार्य करेंगे। अर्थात दोस्तों, जो पावर दिया जाएगा आपका गवर्नमेंट के हाथ में, जो प्रतिनिधियों के हाथ में, उसको लिमिट कर दिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। उसको कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रोल करेगा, ताकि जो जनता के अधिकार है उसको जो सरकार है और जो प्रतिनिधि हैं वह नहीं छीन सके। और यहीं से लिबरल डेमोक्रेसी एक कॉन्सेप्ट का शुरुआत होता है, और लिबरल डेमोक्रेसी को हम लोग बेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी मानते हैं आज के संदर्भ में। और जितने भी कंट्रीज हैं सब अपने आप को लिबरल डेमोक्रेसी कहते हैं, वैसे होते नहीं लेकिन लिबरल डेमोक्रेसी कहते हैं। जैसे यूएस जो है दैट इज द लिबरल डेमोक्रेसी इन द ट्रू सेंस,
और भी बहुत, अब जैसे पाकिस्तान ये भी बोलेगा वी आर लिबरल डेमोक्रेसी। कहाँ हो भाई लिबरल डेमोक्रेसी? आपने जनता के राइट्स को क्या ऐसे फ्री छोड़ा है? नहीं छोड़ा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन नहीं है। और ये सब जो थोड़ा थोड़ा आपका चीज है, ये हमारे हिंदुस्तान में भी कभी कभी देखने को मिलता है। तो मुझे उम्मीद है आपको तीनों तरह का डेमोक्रेसी समझ में आ गया होगा। तो जो तीनों टाइप्स के जो डेमोक्रेसी हैं, मैंने इसको सम अप करके स्लाइड में आपका इंक्लूड किया है। ये बुक से स्क्रीनशॉट लिया गया है, जो कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स का बुक है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया बुक है। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे भी दूंगा, आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा। तो दोस्तों, जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, द सिटीजन देमसेल्फ डिबेट एंड रीच डिसीजन ऑन मैटर्स ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट, ये तो आप समझ गए होंगे। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, सिटीजन्स इलेक्ट अ लेजिस्लेचर एंड इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम अ चीफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर चुनते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में, और चीफ एग्जीक्यूटिव चुनते हैं इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। एंड रिप्रेजेंटेटिव्स आर हेल्ड अकाउंटेबल, और इनको जवाबदेह कब बनाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ चुनावों के समय ही। और यही इसकी खामी है, बीच में तो भाई ये जो मन में आता है वह कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब लिबरल डेमोक्रेसी, a form of indirect democracy in which scope of democracy is limited by the constitutional protection of individual right, including freedom of assembly, property, religion and speech. Free, fair and regular elections are based on the near universal suffrage, अर्थात सबको वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं। तो ये था आपका तीन तरह का डेमोक्रेसी। अब हम डेमोक्रेटाइजेशन के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि डेमोक्रेटाइजेशन क्या होता है। अब दोस्तों, हम देखने वाले हैं स्टेजेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, अर्थात लोकतंत्रीकरण के चरण। इसमें हम सभी स्टेजेस को भारत के संदर्भ में एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला स्टेज है लिबरलाइजेशन, अर्थात उदारीकरण। इसमें क्या होता है कि जो पहले वाला रूलर होता है, जो अथॉरिटेरियन इन नेचर होता है, उसको पता चल जाता है कि यहाँ के लोगों ने रिफॉर्म करना, बदलाव करना शुरू कर दिया है, और कुछ ही दिनों में हम यहाँ से जाने वाले हैं, लोग हमें उखाड़ फेंकने वाले हैं। और यही चीज हुआ अंग्रेजों के साथ। उन्हें पहले ही पता चल गया था कि अब हम ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं टिक पाएंगे। दूसरा चरण होता है, अब जो आपका रूलर था जो कि अथॉरिटेरियन इन नेचर था, वह भाग गया। अब आपका काम होता है ट्रांजिशन फेज का, अर्थात इसको बोलते हैं संक्रमण। इसमें क्या होता है, आप न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को डेवलप करते हैं, उसके लिए आप सेटअप तैयार करते हैं। जैसे में हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बनाया गया, फेडरल गवर्नमेंट को बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। फिर उसके बाद आपका तीसरा आपका चरण होता है कंसोलिडेशन, अर्थात सम्मेकन। इसमें क्या होता है कि आपने जो नए सिस्टम को अपनाया है, सरकार की जो नई प्रणाली अपनाई है, इसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा लोगों के द्वारा, और लोग इसे सपोर्ट करेंगे और ये अच्छे से फंक्शन करेगा। और चौथा जो आपका, तो ये भी हमारे यहाँ हो गया है, जो डेमोक्रेसी है उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया है। जो चुनाव है हमारे यहाँ होते रहते हैं, और चुनाव में जीत हार लगा रहता है, और जो पार्टी जीतती है वह सरकार बनाती है, और जो पार्टी हारती है वह जनता का जो आपका मतदान होता है उसको स्वीकार करती है कि ठीक है, जनता ने हमें अस्वीकार किया, इस बार हम नेक्स्ट टाइम जीत सकते हैं। तो कंसोलिडेशन के फेज में भी हम लोग पहुंच चुके हैं और इसको अचीव कर सके हैं। लेकिन चौथा जो आपका है वह है डीपनिंग, अर्थात गहरापन। अब दोस्तों, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, जैसे में लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फैटर्निटी है, ये जो जनता है उसके हृदय तक पहुंचना चाहिए, उनके मन में ये सब चीजें होनी चाहिए। लेकिन आज भी हम इस स्टेज पर नहीं पहुंचे। आज जो हमारा डेमोक्रेसी है वह सुपरफिशियल है, वह बाहरी है, ना कि सब्सटैंशियल है। आज भी हमारे यहाँ आप जातिवाद, धर्मवाद देख सकते हैं, जो कि डेमोक्रेटाइजेशन का अच्छा साइन नहीं है, और हमें अभी भी इस डीपनिंग वाले स्टेज को रीच करना है दोस्तों। तो ये आपका स्टेजेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन था कि किस तरह से एक देश में लोकतंत्रीकरण का प्रोसेस होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, हमें पढ़ना है कि किस तरह से डेमोक्रेटाइजेशन आया
उन देशों में जो पहले उपनिवेश हुआ करते थे, उन देशों में जहां अथॉरिटेरियन रूल था, और उन देशों में जो कि साम्यवादी हुआ करते थे। तो सबसे पहले हमें तो पहचानना पड़ेगा कि कौन सा देश नॉन डेमोक्रेटिक है और कौन सा डेमोक्रेटिक है। तो यहाँ पे आपका डीडी स्कीम है, अर्थात डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी स्कीम। तो डिक्टेटरशिप के तहत ही सभी चीजें आ जाएंगी। जो आपका देश पहले उपनिवेश हुआ करता था, या जहाँ पहले अथॉरिटेरियन रूल था, या फिर पहले जहां साम्यवादी दल का शासन हुआ करता था, तो सभी एक तरह के डिक्टेटरशिप ही होते हैं। तो किस तरह से हम पहचानेंगे कि कौन सा कंट्री डेमोक्रेटिक है और कौन सा डिक्टेटरशिप है? तो दोस्तों, यहाँ डेमोक्रेसी के कुछ यहाँ पे गुण दिए हुए हैं। जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वह चुनकर आएगा, सबसे पहला गुण होना चाहिए। दूसरा, जो लेजिस्लेचर है वह भी आपका चुनकर आएगी, वह भी इलेक्टेड होगी। तीसरा है, देयर इज मोर देन वन पार्टी कंपीटिंग इन इलेक्शन। एक से ज्यादा राजनीतिक दल होने चाहिए जो कि चुनाव लड़ेंगे। एन अल्टरनेशन इन पावर अंडर आइडेंटिकल इलेक्टोरल रूल्स हैज टेकन प्लेस। अर्थात मान लो पार्टी ए का शासन है, और पार्टी ए के शासन में चुनाव हुआ, तो पार्टी ए कभी कभी चुनाव हार गई, पार्टी बी जीत गया, पार्टी सी जीत गया। फिर पार्टी बी का शासन हुआ, तो पार्टी बी के शासन में चुनाव हुआ, तो मान लो पार्टी बी हार गई, पार्टी ए फिर से जीत गई। तो भैया, ये होना चाहिए कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसके हिस्ट्री में है, मान लो अगर उसका 50 साल का हिस्ट्री है, तो ऐसा तो कम से कम 4-5 बार होना ही चाहिए कि भाई एक बार जो पावर है वह चेंज हो, एक पार्टी से दूसरे पार्टी के हाथ में जाए। वरना मैक्सिको में आप देखोगे तो 30 साल से एक ही पार्टी जीत रही थी, तो वह एक तरह से डिक्टेटरशिप हो गया था। और यही चीज है, मान लो उसी समय आप देखो 2014 में चुनाव हुए, तो 2014 में जब चुनाव हुए तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, फिर भाजपा आ गई। तो हम तो भैया एक डेमोक्रेसी हैं, क्योंकि हम सब चीज को फुलफिल करते हैं। यूएस भी एक डेमोक्रेसी है, क्योंकि जब ट्रम्प चुनाव जीता तो उस समय डेमोक्रेटिक पार्टी का शासन हुआ करता था। बराक ओबामा प्रेसिडेंट हुआ करते थे जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, और ट्रम्प जी थे रिपब्लिक पार्टी के। तो वहां भी आपका चौथा फिनोमिना देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, एक कंट्री को हम डिक्टेटरशिप तब कहेंगे जब चारों कंडीशन में से अगर कोई एक कंडीशन वह फॉलो नहीं कर रही है तो दोस्तों, ऐसे देश जो कि पहले उपनिवेश हुआ करते थे, उनमें ये कंडीशंस फॉलो नहीं होती थी। जो अथॉरिटेरियन कंट्री हुआ करते थे उनमें भी, और आपका जो कम्युनिस्ट कंट्री होते थे, क्योंकि भाई वहां तो एक ही पार्टी हमेशा सरकार में रहती है, और यहाँ तो एक से ज्यादा पार्टी होनी चाहिए सरकार में, एक ट्रू डेमोक्रेसी बनने के लिए। तो ये सब चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों। देखो, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि क्या ऐसे कारण हुए जिससे जो कंट्रीज पहले उपनिवेश थी उन्होंने डेमोक्रेसी को चुना? क्या ऐसे रीजंस हैं, क्या कॉजेस हैं जिसके कारण जो कंट्रीज एक जमाने में जो अथॉरिटेरियन हुआ करती थी उन्होंने डेमोक्रेसी को ऑप्ट किया, और जो साम्यवादी देश हुआ करते थे उन्होंने भी डेमोक्रेसी को अपने यहाँ अपनाया जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ? तो ये जो रीजन वाला क्वेश्चन है ये सभी विश्वविद्यालयों में पूछा जाता है, जिसको हम चर्चा करने वाले हैं। तो अब हम आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। तो यही सब चीजें लिखी हुई है दोस्तों, मैंने बता ही दिया कि डिक्टेटरशिप किसे कहते हैं पिछले वाले स्लाइड में ही। अब हमें डेमोक्रेटाइजेशन पढ़ना है इन तीन तरह के कंट्रीज में, ये भी मैंने चर्चा कर लिया। अब यहाँ देखो, जो डेमोक्रेटाइजेशन का जो प्रोसेस हुआ है ना, वह वेव्स के फॉर्म में हुआ है, जैसा कि सैम्यूल पी हटिंगटन कहते हैं। सैम्यूल पी हटिंगटन ने 3 वेव्स आइडेंटिफाई किए हैं डेमोक्रेटाइजेशन के, जिससे जो डेमोक्रेसी है देशों में फैली है। लेकिन एक चौथा वेव भी डेमोक्रेटाइजेशन का चला था 1991 के बाद, जिसके बारे में सैम्यूल पी हटिंगटन बात नहीं करते, लेकिन हम उसको पढ़ेंगे, ये हमारे बुक में दिया हुआ था। तो दोस्तों, आगे जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग रीजन देखने का कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो आपके डेमोक्रेटाइजेशन है, क्यों आपके पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज में आए, पोस्ट अथॉरिटेरियन कंट्री में आए, और पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज में आए। पोस्ट का मतलब पोस्ट कॉलोनियल, जो एक समय में उपनिवेश थे। पोस्ट का मतलब होता है जो एक समय में था, मतलब अथॉरिटेरियन था। तो इस चीज को आप समझिएगा, ठीक ना? अब हमें एक चीज और पढ़ना है इस टॉपिक में कि डेमोक्रेटाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन का क्या रिलेशन है। तो आप देखिएगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। एक देश अगर मॉडर्नाइज हो रहा है तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वह डेमोक्रेटाइजेशन के प्रोसेस
में संलिप्त हो जाए और वह एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाए। तो हम यही सब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस रिलेशन को देखेंगे कि क्या डेमोक्रेटाइजेशन मॉडर्नाइजेशन में रिलेशन है। फिर हम रीजन्स को देखने का प्रयास करेंगे कि क्या ऐसे कारण हुए जिससे पोस्ट कॉलोनियल कंट्री डेमोक्रेटिक बने एंड सो ऑन। और उसके बाद जो थ्री वेव्स हैं ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन विच आर गिवन बाय एसपी हटिंगटन एंड फोर्थ वेव, ये हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले हैं पार्ट 2 में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ क्लासिक मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है जो कि अंतर बताने की कोशिश करता है कि ट्रेडिशनल सोसाइटी अर्थात परंपरागत समाज और मॉडर्न सोसाइटी जो आधुनिक समाज है, दोनों में क्या अंतर होता है। तो जो ट्रेडिशनल सोसाइटी होता है वहाँ के जो ज़्यादा जनसंख्या होती है वह एग्रीकल्चर में संलिप्त होती है, और जो आपका मॉडर्न सोसाइटी है वहाँ के कम लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में होते हैं। जो ट्रेडिशनल सोसाइटी होता है वहाँ कम इंडस्ट्रीज होती हैं, और जो मॉडर्न सोसाइटी होता है वहाँ कारखाने अधिक होते हैं। जो सर्विस सेक्टर है आपका, उसमें कम लोग इन्वॉल्व होते हैं इन द ट्रेडिशनल सोसाइटी, और जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें सर्विस सेक्टर में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। ट्रेडिशनल सोसाइटी में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वह एक डिक्टेटरशिप होगा, लेकिन अगर मॉडर्न सोसाइटी है तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वह एक डेमोक्रेसी ही होगा। तो ये कहना है आपका क्लासिक मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का, जो कि कहीं ना कहीं सच है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के बारे में पिछले वाले स्लाइड में बताया, जैसे कि वह बताता है कि ट्रेडिशनल सोसाइटी और मॉडर्न सोसाइटी में क्या फ़र्क है। उसका ये भी मानना है कि जब समाज मॉडर्न बन जाता है, अब मॉडर्न बनेगा तो उसमें पैसा भी ज़्यादा आएगा, रिच होगा, क्योंकि जो कंट्री इंडस्ट्रियल हो जाएगा, जहाँ के ज़्यादा लोग सर्विस सेक्टर में रहेंगे, ज़्यादा चांसेस है कि वह कंट्री अमीर बन जाए। तो भाई मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का मानना है कि जो कंट्री अमीर बनेगा वहाँ ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ डेमोक्रेसी होगा, और अगर डेमोक्रेसी नहीं होगा तो लोग वहाँ डेमोक्रेसी लाने का प्रयास करेंगे। तो यही मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का कहना है। सबसे पहला तो बोलता है कि डेमोक्रेसी जो है वह धनी देशों में ज़्यादा देखने को मिलती है और गरीब देशों में कम देखने को मिलती है। साथ ही साथ दोस्तों, जो ट्रांजिशन है वह बिल्कुल नामात्र हो जाता है जब आपका इनकम किसी भी देश का बढ़ जाता है। मान लो एक कंट्री ए है, यह बहुत अमीर बन गया और यहाँ डेमोक्रेसी अभी चल रहा है, तो यहाँ चांसेस 0% के आसपास हो जाएंगे कि ये कंट्री दोबारा से आपका डिक्टेटरशिप में बदलेगा, या तो फिर ऑथोरिटेरियन रूल में दोबारा से बदल जाएगा। तो यही दोनों चीज़ें, ये 1-2 पॉइंट लिखा हुआ है, और यही लिखा हुआ है आपका मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। और इसका जो आपका ओपोनेंट है यह है सर्वाइवल स्टोरी। इसका मानना है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का, ट्रांजिशन टू द डेमोक्रेसी बिकम मोर लाइकली एज इनकम इंक्रीजेस। जैसे ही आपका धन बढ़ता है किसी भी देश का और किसी भी देश के नागरिकों का, तो भैया ज़्यादा चांसेस है कि पूरा का पूरा समाज डेमोक्रेटिक बनना चाहे। जो सर्वाइवल स्टोरी है इस चीज़ को मना करता है कि भाई इनकम जो देश और लोगों का है उससे भाई डेमोक्रेसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के तौर पर ये देता है यूएई और साथ ही साथ सऊदी का, कि भाई वो लोग तो बहुत अमीर है पर कहाँ से डेमोक्रेसी आया उन लोगों में। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, जो रिजीम है, जो शासन का जो प्रणाली है, वह जल्दी नहीं बदलता जब कोई देश धनी बन जाता है, और इस बात पर ये दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, लिपसेट नाम के एक आपके पॉलिटिकल थिंकर हैं, वह ये बताने का कोशिश करते हैं कि आखिर कोई भी समाज जब अमीर बनता है या कोई भी देश अमीर बनता है, उसका इनकम बढ़ता है, तो उसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्यों बढ़ने लगते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला धन आ जाता है समाज में लोगों के पास, जिससे जो वर्ग संघर्ष है वह कम हो जाता है, जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वह लगभग इक्वल हो जाता है, और जो आपका एक्सट्रीमिज्म का जो विचारधारा है, जिसको हम लोग बोलते हैं चरमपंथी विचारधारा, लोग उसको धीरे धीरे छोड़ देते हैं, और धीरे धीरे भैया जो रिच पुअर का कॉन्फ्लिक्ट होता है वह भी दूर हो जाता है। साथ ही साथ उस देश में इकोनॉमिक सिक्योरिटी होती है, जिससे जो गवर्नेंस का क्वालिटी होता है वह बढ़ता है। पहले जब ये समाज गरीब हुआ करता था तो यहाँ के जो ऑफिसर्स हुआ करते थे या ब्राइब्स लिया करते थे, ये करप्शन में इन्वॉल्व हुआ करते थे, लेकिन अब इनके पास इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, अब ये करप्शन में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे। उसके बाद दोस्तों, जो हाई इनकम कंट्री होता है उसमें ज़्यादा
हित समूह देखने को मिलते हैं। और हित समूह हमेशा यही प्रयास करते हैं कि वह उस देश में लिबरल डेमोक्रेसी को इन्फोर्स कर सकें। और जो लिबरल डेमोक्रेसी होता है उसमें ज़्यादा डेमोक्रेटिक वैल्यूज होते हैं एज कम्पेयर टू द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया। तो दोस्तों, जो जो आपका चौथा पॉइंट है वह है कि जो एडुकेशन और जो अर्बनाइजेशन है वह भी आपको डिफरेंस मतलब एक तरह से क्रिएट करता है। जो आपका शिक्षा है वह डेमोक्रेटिक और टॉलरेंट वैल्यूज को इनकलकेट करता है लोगों के बीच में, और इससे जो डेमोक्रेसी है वह फैलता है उस देश में। तो मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपको क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देख लेंगे, ठीक है, कि किस तरह से मॉडर्नाइजेशन और डेमोक्रेसी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब मॉडर्नाइजेशन किसी मतलब समाज में होगा तो वो समाज ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले से बताते आ रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके विश्वविद्यालय के परीक्षाओं के लिए, उनमें से एक महत्वपूर्ण ये प्रश्न होता है कि कारण बताइए, रीजंस बताइए कि क्यों पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज, पोस्ट अथॉरिटेरियन कंट्री और पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री ने डेमोक्रेसी को अपनाया। तो सबसे पहले हम कारण बताने वाले हैं, रीजंस और कॉजेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन पोस्ट कॉलोनियल कंट्री। तो दोस्तों, जितने भी उपनिवेश हुआ करते थे एशिया में, अफ्रीका में या फिर लैटिन अमेरिका में, जब यह आजाद हुए तो इनमें से अधिकतर उपनिवेशों ने डेमोक्रेसी को अपनाया। इसके पीछे का पहला कारण है कि जो आपकी उपनिवेशिक शक्तियां हुआ करती थी, जो कॉलोनियल पावर्स हुआ करते थे, जो कॉलोनियल मास्टर्स थे, जो कॉलोनीज पर शासन किया करते थे, वह खुद डेमोक्रेटिक हुआ करते थे। जैसे ब्रिटेन भारत पे शासन कर रहा था तो ब्रिटेन उस टाइम खुद डेमोक्रेटिक था। फ्रांस बहुत जगहों पर शासन कर रहा था, फ्रांस खुद डेमोक्रेटिक था। तो जो कॉलोनीज हैं वह अपने कॉलोनियल मास्टर से इंस्पायर हुए कि साला ये इतना महान महान लोग भाई डेमोक्रेसी रखा है, हम लोगों पर शासन कर रहा है, तो डेमोक्रेसी में कुछ तो खास जरूर है। साथ ही साथ इन्हीं कॉलोनियल पावर्स ने अपने कॉलोनियल अपने कॉलोनियल टेरिटरीज में डेमोक्रेटिक सेटअप को अपनाया और डेमोक्रेटिक सेटअप से पहचान कराई वहां के लोगों की। जैसे में ब्रिटेन ने हमारे देश में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को सेटअप किया, साथ ही साथ चुनाव को इंट्रोड्यूस किया था, और भी बहुत सारे हमारे यहाँ काम किए थे जिनसे हम इंस्पायर हुए कि हम डेमोक्रेसी हमें अपनाना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, जब पूरे विश्व में कॉलोनियलिज्म छा गया तो उस समय जो आपकी जानकारियों का जो फ्लो हुआ करता था वह तेज हो गया। जो घटनाएं यूरोप और अमेरिका में हो रही थी अब आसानी से एशिया और अफ्रीका में लोगों को पता चल रही थी। और ऐसी दो महान क्रांतियां हुई, एक हुई अमेरिका में, एक हुई आपकी यूरोप में। एक है आपका पहला क्रांति अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस और दूसरा है फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी के प्रिंसिपल पे लड़ा गया था, जिसने जितने भी उपनिवेश थे एशिया और अफ्रीका में उनको इंस्पायर किया कि जब वह स्वतंत्र हों तो वह अपने यहाँ डेमोक्रेसी को ऑप्ट करें। साथ ही साथ जो भी आपके राष्ट्रवादी नेता हुआ करते थे, जो कि कॉलोनियल पावर के खिलाफ लड़ा करते थे अपनी आजादी के लिए, उनका ये मानना था कि डेमोक्रेसी सरकार के स्वरूपों में सबसे कम खराब है। देखो, जितने भी सरकार के स्वरूप हैं सब में कमियां तो होंगी ही, लेकिन डेमोक्रेसी में सबसे कम कमी दिखाई दी उन राष्ट्रवादी नेताओं को। और यही कारण है कि हमारे यहाँ भी लोगों ने डेमोक्रेसी को ऑप्ट किया। जैसे में हमारे यहाँ सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सभी डेमोक्रेसी के अपनाने के पक्ष में ही थे। साथ ही साथ लोगों का सपोर्ट गेन करने के लिए जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने डेमोक्रेसी को अपनाने का वादा किया। अब ये बताओ, मान लो महात्मा गांधी आते और कहते कि सभी देशवासियों मुझे सपोर्ट करिए, हमें अंग्रेजों से स्वतंत्र होना है और बाद में हम यहाँ राजशाही कायम कर देंगे। तो कौन आता भाई फिर से? राजशाही तो पहले से था ही भारत में, कौन आता कि फिर से तुम राजशाही कर दो, हम तुम्हारा सपोर्ट करें? इससे बढ़िया तो ब्रिटिश थे हमारे कम से कम। तो लोग नहीं आते, लोग आपका पॉपुलर मूवमेंट में साथ नहीं देते। यही कारण है कि लोगों को मोबिलाइज करने के लिए जो नेशनलिस्ट लीडर हैं इन्होंने डेमोक्रेसी ऑप्ट करने का नारा दिया, और जिससे जो लोग हैं वह खुश होकर आ गए।
स्वतंत्रता की लड़ाई में कि बाद में जब हम आजाद हो जाएंगे तो शासन हमारा होगा, लोकतंत्र होगा, जनता का शासन होगा। तो ये आपके 4 कारण हुए। अगर आप हिस्टोरिकल कॉज देखें तो आप देखिएगा कि जो दोनों वर्ल्ड वार हुए, वर्ल्ड वार 1 ले लो या वर्ल्ड वार 2 ले लो, दोनों में आपके डेमोक्रेटिक अलायंसेस जीते, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस हुआ करता था, जिसमें अमेरिका हुआ करता था, वही अलायंसेस जीते। तो लोगों के मन में ये विश्वास हो गया कि डेमोक्रेटिक कंट्री ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग होती है। यही कारण है कि जब इंडिपेंडेंट हुए, जब कॉलोनीज, तो उन्होंने डेमोक्रेसी को अपनाया। साथ ही साथ दोस्तों, सबसे ज्यादा उपनिवेश आजाद हुए थे आपके वर्ल्ड वार 2 के बाद। और वर्ल्ड वार 2 के बाद आपका जो यूएस था वह सुपर पावर बन गया था। उसने न्यूक्लियर वेपन को बना लिया था। और दोस्तों इसी समय, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने पिछले वाले आपको चैप्टर में पढ़ाया है जिसने मैंने नेशन स्टेट के बारे में बताया था कि जो डर्बी शायर है वह बताते हैं वेव्स ऑफ डिकोलोनाइजेशन के बारे में। और जो आपका थर्ड वेव था डिकोलोनाइजेशन का, वह एक तरह से सुनामी था जो कि वर्ल्ड वार 2 के बाद आया था, जिसमें बहुत सारे कॉलोनियल कंट्रीज आजाद हुए। और उस समय का सुपर पावर कौन? तो उस समय का सुपर पावर यूएस। यूएस उस समय चारों तरफ प्रचार करता चलता था कि हम भैया लिबरल डेमोक्रेसी के सपोर्टर हैं। और जब एक सुपर पावर पूरे दुनिया में ये प्रचार कर रहा है तो आम सी बात है कि लोग डेमोक्रेसी की ओर ज्यादा आकर्षित होंगे, क्योंकि उनको मन में ये भी लालच था कि हम अगर डेमोक्रेसी बने तो भाई यूएस हमें पैसा कौड़ी दे के थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगा जब हम लोग अभी नया नया स्वतंत्र होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 के तुरंत बाद आपका यूएन का फॉर्मेशन हुआ। उसके बीच में भी हो गया था, ठीक है ना। तो जब वर्ल्ड वार 2 के बाद यूएन का जब फॉर्मेशन हुआ फॉर्मली, तो यूएन चाहता था कि भाई ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ और जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुए, इसके जैसा दोबारा कोई युद्ध ना हो। और हमने आपका लिबरलिज्म में पढ़ा था, जब हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा करते थे सेमेस्टर 3 में, सभी चीजें लिंक्ड है। ऐसा मत सोचो कि द थिंग्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर, दैट इज नॉट द केस। तो हम लोग जब लिबरलिज्म पढ़ते थे तो उसमें हम डिस्कस किया करते थे कि कांट बताते हैं कि डेमोक्रेसीज डू नॉट फाइट विथ ईच अदर। तो यूएन ने भी पूरे विश्व में प्रचार किया कि भैया डेमोक्रेटिक बनो, डेमोक्रेटिक बनो। क्योंकि भाई हम यही मान के चलते थे कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं वहां कम चांसेस होते हैं कि वह दोनों बीच में आपस में लड़ें। और युद्ध को रोकने के लिए यूएन ने यह प्रचार किया, और जितने भी उपनिवेश जो कि इस समय काल में आपके इंडिपेंडेंट हुए, सभी ने डेमोक्रेसी को अपनाया। तो ये 7 कारण थे जिसके वजह से पोस्ट कॉलोनियल कंट्री में डेमोक्रेटाइजेशन हुआ। अब हम देखेंगे रीजंस फॉर डेमोक्रेटाइजेशन इन पोस्ट अथॉरिटेरियन स्टेट्स। तो दोस्तों, कुछ ऐसे भी उपनिवेशिक देश हुआ करते थे जो जब स्वतंत्र हुए तो उन्होंने डेमोक्रेसी ना अपनाकर उन्होंने अथॉरिटेरियन रूल को अपना लिया। जैसे में ब्राजील हो गया, मैक्सिको हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, लीबिया हो गया, जो कि बाद में जब वेव चला डेमोक्रेटाइजेशन का तो उस समय डेमोक्रेटिक कंट्री बने। तो दोस्तों, जो अथॉरिटेरियन स्टेट है वो भी अपने आप को डेमोक्रेटिक ही बताता है, लेकिन एक्चुअल सेंस में वह डेमोक्रेटिक नहीं होता। और दोस्तों, जो कम्युनिस्ट स्टेट है ये भी एक तरह का अथॉरिटेरियन स्टेट ही है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में सेपरेटली मेंशन किया हुआ है, इसीलिए हम इसके बारे में सेपरेटली पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन गलती से आ गया तो दोस्तों, आखिर क्या ऐसे रीजन है जिसके कारण थे अथॉरिटेरियन स्टेट की जनता ऊब गई और उन्होंने अंतिम में इतना प्रेशराइज किया आपके अथॉरिटेरियन रूल को कि उसको पता चल गया कि यहाँ लिबरलाइजेशन होने वाला है। धीरे धीरे ट्रांजिशन आया, फिर कंसोलिडेशन आया, और कंसोलिडेशन के बाद डीपनिंग का प्रोसेस चल रहा है। याद आया आपको स्टेजेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन? ये यू आर राइट। तो सबसे पहला कारण है दोस्तों, बहुत तरह का फ्रॉड होता है अथॉरिटेरियन कंट्री में। देखो, इस तरह के फ्रॉड आप डेमोक्रेटिक कंट्री में भी देखोगे, ठीक है, वरना आप बोलोगे ये तो भारत में भी होता है। तो हाँ, होता है, मानते हैं कुछ हद तक होता है, पर कम इंटेंसिटी में होता है। लेकिन अथॉरिटेरियन कंट्री में बहुत ज्यादा डिग्री में होता है। सबसे पहला है आपका इलेक्टोरल फ्रॉड्स, जिसमें जो चुनाव के जो नतीजे हैं उसको बदल दिए जाते हैं। आर्टिफिशियल वोटर्स वोट डालते हैं, जिसको बोगस हम लोग कहते हैं। डबल वोट कर दिए जाते हैं, जो मरा हुआ व्यक्ति होता है उसके भी नाम पर जाकर वोट डाल दिए जाते हैं। दूसरा ब्राइब, इससे तो हम सब
जानते ही हैं, जो आपके गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स होते हैं और जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वह घूस लेते हैं। साथ ही साथ पैरवी, तीसरा इन्फ्लुएंस पेडलिंग इसको कहा जाता है। तो ये भी अथॉरिटेरियन कंट्री में काफ़ी देखने को मिलता है कि मान लो आपको सरकार में पहुंच है, तो आप अपने पहुंच का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने पहुंच के बदले पैसे ले रहे हैं, मतलब आप अपने पहुंच को बेच रहे हैं और आप तीसरे पार्टी का, किसी अन्य व्यक्ति का फायदा करवा रहे हैं। यही चीज लिखा हुआ है, वेयर समवन सेल देयर इन्फ्लुएंस इन द गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द थर्ड पार्टी। तो बताओ, अब इतने तरह का करप्शन होगा, अभी और भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो जनता उबेगी ही, और उबेगी तो भैया रिवॉल्ट टाइप करेगी ही, और जब प्रोटेस्ट करेगी तो भाई लास्ट में अथॉरिटेरियन स्टेट को झुकना ही पड़ता है। चलो आगे देखते हैं। तो दोस्तों, चौथा है आपका पैट्रोनेज। मान लो आपका कोई भी ऑफिस है वह एम्प्टी है। मान लेते हैं कैग का जो है ऑफिस वह एम्प्टी है एग्जाम्पल के तौर पर। अब यहाँ पे जो लीडर है वह क्या कर रहा है कि वह लेस क्वालिफाइड व्यक्ति को टैग बना दे रहा है, और जो हायर क्वालिफाइड पर्सन है उसको नेग्लेक्ट कर दिया जा रहा है, क्योंकि लीडर को पैसे मिलेंगे जब वह लेस क्वालिफाइड व्यक्ति को इस पोस्ट पे बिठा देगा। तो इसको पैट्रोनेज कहा जाता है। फिर होता है नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, अपने जो रिलेटिव्स होते हैं उनको फेवर करना सभी चीज़ों में। और एक और आपका टर्म होता है क्रॉनिज्म। क्रॉनिज्म का मतलब होता है अपने क्लोज फ्रेंड को फेवर करना। ये भी एक तरह का आपका भ्रष्टाचार का ही प्रकार होता है। अगला है आपका इम्बेजलमेंट। इम्बेजलमेंट का मतलब होता है कि जो आपका पब्लिक मनी होता है उसका चोरी कर लेना, उसको घपला कर लेना। और ये भाई बहुत ही इनफेमस केस था। इनफेमस का मतलब बदनाम होता है। इनफेमस केस था, जो नाइजीरियन मिलिट्री लीडर थे 1990s में, उन पर बहुत बड़ा घोटाले का आरोप लगा था, और हमारे यहाँ भी लगा है, लेकिन वो सब कंट्रीज में बहुत ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। फिर होता है किकबैक्स। किकबैक्स का मतलब होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वह जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वह एक ऐसे कंपनी को देता है जो कि उसको फेवर करे बाद में, और उसका शेयर भी उस कंपनी में हो। इसको हम लोग किकबैक्स बोलते हैं। व्हेन द गवर्नमेंट ऑफिशियल यूज देयर पोजीशन टू ऑफर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर पब्लिक वर्क टू अ कंपनी इन रिटर्न फॉर द शेयर ऑफ पेमेंट मेड इन द कंपनी। ये हमारे भी देश में सातों तरह के भ्रष्टाचार देखने को मिलते हैं, पर कम इंटेंसिटी में मिलते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, वरना बाद में कमेंट में लिखोगे कि भाई तो हमारे देश में भी है। हमारे देश में भी डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, चल रहा है, इसलिए तो लोकपाल और लोकायुक्त सभी राज्यों में और देश में बिठाया गया है ना। तो हम भी पूरी तरह से डेमोक्रेटिक कहाँ हुए हैं अभी। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पूरी तरह से नहीं मिलता। क्लास डिस्पैरिटी होती है। जो वहाँ का धनी वर्ग रहेगा काफ़ी अमीर होगा, और पैसा रहेगा बस कुछ ही हाथों में सीमित होता है। और जो आपका पुअर होगा, उस वहाँ आप बहुत ज़्यादा पोवर्टी देखिएगा, उसको दो वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी, ये स्थिति होती है। इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं होता वहाँ। जो आपके सरकार में लोग होते हैं, कोई भी क्राइम कर दे तो वह बच जाते हैं, और जो आम जनता है अगर वही क्राइम करे तो उसको मौत तक की सजा दे दी जाती है। तो ये सब कुछ आपके कारण है जिससे लोग चिढ़ जाते हैं पूरी तरह से अथॉरिटेरियन रूल में, और वह एक प्रोटेस्ट लॉन्च करते हैं, और जिससे ये अथॉरिटेरियन स्टेट्स बाद में डेमोक्रेसी बन जाते हैं, जिसको हम लोग वेब्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि जो कम्युनिस्ट जो आपका स्टेट होता है वो भी एक तरह का अथॉरिटेरियन रूल का फॉर्म है। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मैंने ये चार्ट यहाँ पे लगा दिया है। आप यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटेरियन रूल देख सकते हैं, और यहाँ पे रूलिंग पार्टीज में आप देखिएगा तो वही चीज़ लिखा हुआ आपको मिलेगा। साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं जो लिस्ट करप्ट कंट्रीज है, उसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीज हैं आपके टॉप 10 में, आप उसको देख सकते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, और मोस्ट करप्ट कंट्री में सबसे ज़्यादा आपके अथॉरिटेरियन कंट्री देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये चीज़ यहाँ से प्रूव होती है कि सबसे ज़्यादा करप्शन जो है वह अथॉरिटेरियन कंट्री में ही देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे रीजंस फॉर डेमोक्रेटाइजेशन इन द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री। तो जब कोल्ड वार शुरू हुआ था 1949 से 1991 तक, तो दोस्तों उस समय रशिया ने एक आपका फॉर्मल कम्युनिस्ट एक आपका ग्रुप बनाया था जिसको यूएसएसआर के नाम से जानते हैं, जिसमें जितने भी कंट्री थे सब कम्युनिस्ट कंट्री थे।
साथ ही साथ दोस्तों कुछ ऐसे भी कंट्रीज थे जो फॉर्मली पार्ट नहीं बने थे यूएसएसआर का, लेकिन फिर भी यूएसएसआर उसको प्रभावित करता था, जहां कम्युनिस्ट सिस्टम डेवलप हो गया था, जैसे कि रोमानिया हो गया, हंगरी हो गया। तो दोस्तों कुछ कंट्रीज के एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिन्होंने कोल्ड वार के दरमियान कम्युनिस्ट सिस्टम को अपनाया था। रोमानिया, हंगरी, यूक्रेन, बेलारूस, एस्टोनिया, लटविया, लुथवेनिया। एस्टोनिया, लटविया, लुथवेनिया को बाल्टिक नेशन कहते हैं क्योंकि ये बाल्टिक सी के पास पड़ता है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मैप में दिखाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले इकोनॉमिक रीजंस की बात करते हैं जिसके कारण इन्होंने डेमोक्रेसी को अपनाया। तो दोस्तों हम जानते हैं इस समय में दो ग्रुप्स हुआ करते थे। एक को यूएस लीड करता था जो कि कैपिटलिस्ट ग्रुप थे वेस्ट में, और ईस्ट में यूएसएसआर के द्वारा लीड किए हुए आपके कम्युनिस्ट ग्रुप्स हुआ करते थे। तो 1980 के दशक में जो कम्युनिस्ट सिस्टम था यह कमजोर होना शुरू हो गया। इसका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वह आपका कम हो गया, और साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वह भी कम हो गया। तो ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि 1980 के दशक में जो वेस्ट की कंट्रीज थी, कैपिटलिस्ट कंट्रीज, उन्होंने कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू किया, लेकिन कम्युनिस्ट कंट्रीज पर काम नहीं की। और 1990 में वेस्ट की कंट्रीज ने तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर का इस्तेमाल प्रोडक्शन करने में भी शुरू कर दिया, सभी चीज़ों के उत्पादन में। लेकिन ये कंट्रीज जो सोवियत यूनियन के द्वारा लीड किया मतलब होती थी, उन्होंने 1990 के दशक में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया। अब होता क्या था कि जो वेस्ट का प्रोडक्ट होता था वह काफ़ी सुपीरियर होता था, उसकी क्वालिटी भी बहुत बढ़िया हुआ करती थी। और जो आपका इधर का प्रोडक्ट हुआ करता था यूएसएसआर ये सब का कम्युनिस्ट सिस्टम का, ये काफ़ी इंफीरियर हुआ करता था। तो लोग किस प्रोडक्ट को ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड करेंगे? सिंपल सा बात है, वेस्ट के प्रोडक्ट को। इससे इकोनॉमी जो वेस्ट की है बढ़ेगी और कम्युनिस्ट सिस्टम का इकोनॉमी और भी कम हो जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो आपका डेली लाइफ का जो प्रोडक्ट्स हुआ करता था, कंज्यूमर गुड्स हुआ करता था, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा बनाए जाते थे, जैसे में टेलीविज़न हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये काफ़ी सुपीरियर हुआ करते थे और इन्फीरियर हुआ करते थे कम्युनिस्ट स्टेट के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स। दूसरी तरफ अगर ये देखें कि जो मोटर व्हीकल जो प्रोड्यूस किया जाता था आपका फॉर्मर सोवियत यूनियन के द्वारा, वह भी काफ़ी मतलब कमज़ोर हुआ करता था अगर हम उसको कंपेयर करें वेस्ट के मोटर व्हीकल के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि इकोनॉमी कम होना शुरू हो गई, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ नहीं। तो ये एक पहला इकोनॉमिक रीज़न बना जिसके कारण से जितने भी कम्युनिस्ट कंट्रीज थे सबने ये सोचना शुरू कर दिया कि अब हमें डेमोक्रेसी को अपना लेना चाहिए, कैपिटलिस्ट सिस्टम को अपना लेना चाहिए। दूसरा दोस्तों पहले कारण से रिलेटेड है। जब आपका इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो गया, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कम हो गया, तो इससे आपका देश में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा वह भी डिटोरिएट हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ जब कम्युनिस्ट कंट्रीज कंपेयर करते थे वेस्टर्न कंट्रीज से कि उनके यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, तो उनके यहाँ बहुत बढ़िया हुआ करता था, एकदम एसी, फ्रीज, कूलर घर में रखा हुआ है, कार से चल रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ सोवियत यूनियन में और जितने भी कम्युनिस्ट कंट्रीज थे वहाँ लाइफ का जो लिविंग स्टैंडर्ड था वह बेहतर नहीं रहा था। इससे लोगों के मन में डिससेटिस्फैक्शन आ गई, और ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन यंगर जनरेशन में आया जो कि पढ़े लिखे थे। इसके कारण से भी दोस्तों लोगों ने डेमोक्रेसी को ऑप्ट करने का विचार किया। तो ये दोनों थे आपके इकोनॉमिक रीजन। अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल रीजन्स की। तो तीन ऐसे पॉलिटिकल फैक्टर थे जिसने साम्यवाद के पतन में सबसे मतलब अहम भूमिका निभाई। सबसे पहला था कि लोगों के बीच में ग्रेटर डिमांड फ्रीडम के लिए होने लगा। लोग अब फ्रीडम चाहते थे। बाय द एंड ऑफ 1970s एंड 1980s लोगों ने लगा डिमांड करने कि हमें ग्रेटर फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट चाहिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन चाहिए। और जो पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे उस क्लास से ये डिमांड ज़्यादा उठ रही थी, क्योंकि लोग जैसे ज़्यादा पढ़े लिखे बनते हैं उनके अंदर जागरूकता आ जाती है, और वह पहले जैसे नहीं होते कि अगर आप उन पर बिन बात का प्रतिबंध लगाओ तो उस रिस्ट्रिक्शन को वह मानेंगे, और जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है उसके सामने बेग करेंगे कि ठीक है चचा आप जो कह रहे हैं वही होगा, ऐसा नहीं। और दोस्तों जब ये क्रोध का जो भावना है लोगों के बीच में, ये जब एक बार उभरा कम्युनिस्ट कंट्रीज में, तो इसका तो इंतजार कर रहे थे जो आपके वेस्टर्न कंट्रीज थे यूएस के द्वारा, जिनको सपोर्ट मिल रहा था आपके कैपिटलिस्ट कंट्री एंड डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑफ द वेस्ट।
तो इन वेस्टर्न कंट्रीज ने जो डिमांड किए गए पीपल के द्वारा इन द कम्युनिस्ट स्टेट्स, उसको सपोर्ट किया कि नहीं चचा आप लोग सही बोल रहे हैं, आप लोग को फ्रीडम मिलना चाहिए, तो इसने पेट्रोल का काम किया। लेकिन जो तीसरा फैक्टर है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कम्युनिस्ट पार्टी अगर मजबूत रहती तो भाई साम्यवाद नहीं समाप्त हो पाता। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी आप देखिएगा कि मतभेद उत्पन्न होना शुरू हो गया, क्योंकि भैया इकोनॉमी आपका समाप्त हो रहा है, चौपट हो रहा है, आप सरकार चला रहे हैं, प्लस में आपका लिविंग स्टैंडर्ड घटिया हो गया। तो भाई आम सी बात है कि पार्टी में भी रिसेंटमेंट होगा, मतभेद होंगे। तो तीन तरह के हम विचारधारा कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों की देख सकते हैं। पहले को बोला जाता है हार्ड लाइनर्स, हार्ड लाइन पोजीशन। ये ऐसे लोग थे कम्युनिस्ट पार्टी में जिनका मानना था कुछ भी हो हमें किसी भी तरह से साम्यवाद को बचा के रखना है अपने देश में। दूसरे ऐसे थे जो कि माइनॉरिटी में थे, जिनको हम लोग बोलते हैं रेडिकल्स। इनका मानना था कि जल्दी से तुरंत साम्यवाद को उखाड़ के यहाँ से फेंको, इसके कारण से हमारा जो अर्थव्यवस्था है चौपट हुआ है, इसके कारण से हमारा लिविंग स्टैंडर्ड खराब हुआ है, हम लोगों को अब मार्केट इकोनॉमी को अपना लेना चाहिए और वेस्टर्न डेमोक्रेसी को स्वीकार करने मतलब लेना चाहिए। तीसरा आपके थे बैलेंस्ड व्यू वाले, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफॉर्मिस्ट। रिफॉर्मिस्ट जो है वह हार्ड लाइन पोजीशन और रेडिकल पोजीशन के बीच में थे। उनका मानना था कि हमें कम्युनिस्ट सिस्टम में बदलाव लाना चाहिए, हमें इसमें कुछ मॉडर्न एट्रीब्यूट्स मिलाने चाहिए, इसको लेस डिक्टेटोरियल बनाना चाहिए, हम इसको प्रिजर्व भी कर पाएंगे और जो जनता का डिमांड है वह भी फुलफिल कर पाएंगे, साथ ही साथ जो अपना इकोनॉमी है उसको भी बचा पाएंगे और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को भी बढ़ा पाएंगे। और ये जो तीसरा आपका बैलेंस्ड जो आपका पर्सपेक्टिव था पार्टी में, ये पॉपुलर हो गया 1980s से। और उसी समय उसके बाद मिखाइल गोर्बाचेव आपके प्रेसिडेंट बनते हैं, लीडर बनते हैं यूएसएसआर के। बाकी आप खुलवार में जानते होंगे, उसने दो तरह के रिफॉर्म्स किए थे, प्रेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, जिससे आपका रीस्ट्रक्चर किया गया और ओपननेस लाया गया आपके कम्युनिस्ट कंट्रीज में। तो इस तरह से जो रसिया है, रसिया तो अपने आप को बचा लिया और बाकी जितने भी कंट्रीज थे तुरंत यूएसएसआर से टूट कर भागे। यूएसएसआर 15 कंट्रीज में डिसइंटीग्रेट हो गया और जितने भी इनफॉर्मल मेंबर्स हुआ करते थे जिन पर प्रभाव था यूएसएसआर का, जैसे हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया, ये भी तुरंत भागे एकदम वहां से कि भैया डेमोक्रेसी ही सही है, फालतू में कम्युनिज्म के चक्कर में पड़े थे। और मैं भी नहीं सपोर्ट करता कम्युनिज्म को, बात यही है। तो यही सब कारण थे जिसके वजह से जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज थे वहां पे डेमोक्रेटाइजेशन हुआ। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं हटिंगटन के 3 वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन के बारे में। 1 घंटा का लेक्चर होने वाला है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं अभी। तो पहला वेव हुआ, फिर दूसरा वेव हुआ, फिर तीसरा वेव हुआ डेमोक्रेटाइजेशन का, बीच में रिवर्स वेव भी चला, फिर आपका एक फोर्थ वेव भी हुआ जिसके बारे में सैमुअल पी हटिंगटन नहीं बताते हैं, वो थर्ड वेव तक ही बात करते हैं। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन के बारे में भी, जो 1991 से प्रेजेंट तक चला, जैसा कि मैंने आपको बताया, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर और जो आपका अरब स्प्रिंग वाला मामला हुआ था जिसमें लीबिया ये सब आपका बना था डेमोक्रेटिक, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और ये चैप्टर फिर वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। वह छोटा सा वीडियो होगा 25 मिनट के आसपास का, तो आप उसको भी देख लेंगे। और मैं इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। देखो भाई मैंने हिंदी में भी काफ़ी मेहनत करके आपको शब्दों को बोला है, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है क्योंकि मैं जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ मैं इंग्लिश में ही पढ़ाता हूँ और हिंदी कैसे इस्तेमाल करता हूँ, टर्म्स का मैं हिंदी नहीं इस्तेमाल करता। तो भाई प्लीज़ इस लेक्चर को जरूर लाइक करना, जो हिंदी मीडियम वाले होंगे भाई कम से कम उन लोग लाइक कर दो, इंग्लिश मीडियम वाले भी लाइक करो। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें, देखते रहें मेरे वीडियोस को, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करो मेरे चैनल को यार, लाल वाला बटन जरूर दबाओ भाई, मुझे सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, मिलते हैं डेमोक्रेटाइजेशन के पार्ट 2 में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।